इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। एक पुराना शेर था, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा होना। बहुत सारे लोग लाइफ में इसके आदी हो गए, इससे अपनाने लग गए कि दर्द होता रहता है और बर्दाश्त करते रहते हैं और महीनों बरसों दर्द को सहन करते रहते हैं। पता नहीं डॉक्टर को दिखाएंगे तो कौन सी कड़वी दवा मिलेगी, डॉक्टर को दिखाएंगे तो कौन सा इंजेक्शन लग जाएगा, कौन सा चीर फाड़ हो जाएगी, घुटना बदलवाना पड़ेगा, कंधा बदलवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या डर हमारे मन में होते हैं। मेडिकल साइंस में ऐसे रोज़ नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई खोज हो रही है कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड रोग का पता लगाया जाए, पिन पॉइंटेड रोग का इलाज किया जाए। और अगर कंधे की, घुटने की किसी मांसपेशी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई जख्म है अंदर, तो उसी जख्म का उसी पिन पॉइंटेड स्पेस पे जाके इलाज किया जाए। ऐसे कई डेवलपमेंट हो गए और सुपर स्पेशलिटीज डेवलप होती जा रही हैं जिनका आम लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर्स को बहुतों को पता नहीं है। और ख़ासतौर पे जो रूरल इलाके में, कस्बों में डॉक्टर्स हैं, वो तो शायद अगर रेगुलर दुनिया की नए नए प्रयोगों से न जुड़े रहें तो पता ही ना लगे कि अब क्या क्या कहाँ तक साइंस, मेडिकल साइंस पहुँच चुकी है। तो आज हम एक ऐसे डॉक्टर से रूबरू हो रहे हैं, ऐसी सुपर स्पेशलिटी जिसके बारे में अधिकांश लोगों ने सुना नहीं होगा। राजस्थान में उस सुपर स्पेशलिटी के वो अकेले डॉक्टर हैं, डॉक्टर गौरवकांत शर्मा। महात्मा गांधी अस्पताल से आए हैं, जयपुर से, और वे मस्कुलो स्केलेटन स्पोर्ट्स रेडियोलॉजी के हेड हैं, के जानकार हैं। अब आप मस्कुलो अलग समझेंगे, स्केलेटन अलग समझेंगे, रेडियोलॉजी अलग समझेंगे, स्पोर्ट्स इंजरी अलग समझेंगे। अब तक आपने स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर देखे, अब तक रेडियोलॉजिस्ट देखे, आपने मसल्स को ठीक करने वाले देखे, चारों को मिला के ये क्या नई खिचड़ी क्या पक रही है। डॉक्टर गौरवकांत शर्मा, आपका स्वागत है एवन टीवी के स्टूडियो में। और सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए, मस्कुलो स्केलेटन स्पोर्ट्स रेडियोलॉजी क्या चीज़ है? नमस्कार, मैं एवन टीवी के सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ एंड एवन टीवी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं दर्शकों से आके रूबरू हो सकूँ एंड मेरी इस नई स्पेशलिटी के बारे में पेशेंट्स को, दर्शकों को बता सकूँ ताकि वो बेनिफिट कर सकें। सो मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट सुनने में बड़ा अजीब सा नया वर्ड है। तो ये मेडिकल साइंस की एक ऐसी नई स्पेशलिटी है, नई, रिलेटिवली नई बोलूँगा क्योंकि इंडिया में अभी ज़्यादा नहीं है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत वेल स्टैब्लिश्ड एंड काफ़ी पुरानी स्पेशलिटी है ये। तो ये रेडियोलॉजी के करने के बाद में इसमें मल्टीपल सुपर स्पेशलिटीज़ की जाती हैं। मैंने खुद 3 अलग अलग प्रकार की फेलोशिप करी हैं अपनी एमडी करने के बाद में। सो मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट, जॉइंट्स, बोन्स, स्पोर्ट्स इंजरीज, मसल्स, इन सब की बीमारियों का, इन सब की डिजीज़ेज़ का, इन सब की इंजरीज़ का सबसे पहले एक पिन पॉइंट प्रिसाइज डायग्नोसिस बनाना, चाहे वो एमआरआई यूज़ करके, चाहे वो एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड यूज़ करके एक पिन पॉइंट डायग्नोसिस बनाना। एंड उसका पिन पॉइंट डायग्नोसिस बनाने के बाद में मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल होता है विदाउट एनी सर्जरी उनका ट्रीटमेंट करना। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं वापस हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर दर्शकों ने सुना हो तो मैंने बोला एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जो नॉर्मल अमूमन लोगों को पता होता है वो ये है कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड या तो पेट का होता है या एक प्रेग्नेंट महिला का, उसके बच्चे के वेलबींग देखने के लिए होता है। बट मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी जॉइंट्स, बोन्स, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज, इन सब के अंदर 70 से 80% केसेस में एमआरआई के बराबर या मैनी टाइम्स एमआरआई से एक्चुअली बेहतर डायग्नोसिस बनाने में हमारी मदद करता है। तो वो रेडियोलॉजिस्ट स्पेशली ट्रेंड होते हैं जॉइंट्स एंड जोड़ों इन सब की अल्ट्रासाउंड करने में एंड इसी अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से डायग्नोसिस के बाद में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी हो सकता है। जी डॉक्टर गौरव,
ये आपने एक नई बात बताई। लोग तो समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड से पता नहीं लग रहा है तो एमआरआई कराओ, जैसे कोई सुपरलेटिव डिग्री होती ना, ऐसे अल्ट्रासाउंड से ऊपर मानते हैं एमआरआई को, जबकि एमआरआई के इक्विवेलेंट अल्ट्रासाउंड भी काम कर सकती है कुछ इंजरीज में, कुछ तरह की डैमेजेस में। ये बात आपने बताई। तो आप भी बताएंगे कि जोड़ों का दर्द एक अलग चीज़ है, स्पोर्ट्स इंजरी एक अलग चीज़ है, मस्कुलर इंजरी एक अलग चीज़ है। इन सब के लिए कॉमनली आप एक डॉक्टर हैं, सबके लिए। बिल्कुल। तो अलग अलग तरह से कैसे कैसे किस किस चीज़ को डील किया जाता है। जैसे मान लो फ्रोजन शोल्डर है, एक बीमारी है। टेनिस एल्बो एक बीमारी है, स्पोर्ट्स वालों को भी होती है, दूसरों को भी हो जाती है कई बार। और घुटने का दर्द, घुटनों में कटकट बोलता दर्द होता है, वो एक तीसरी बीमारी है। और मसल्स भी कई बार रप्चर हो जाती हैं, खेलते हुए रप्चर हो जाती हैं, हॉकी खेलते हुए रप्चर हो जाती हैं। कई बार और इंजरी होती हैं, बोन्स की इंजरी होती हैं। तो कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग क्या क्या आपके पास में तरीके हैं, एक तो उसको डायग्नोस करने के, और जैसा आपने कहा पिन पॉइंटेड डायग्नोस करते हैं आप और पिन पॉइंटेड इलाज करते हैं, वो बताएं जरा आप। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो इसके लिए हमें एक सबसे पहले जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो कि दर्द होता क्यों है, पेन होता क्यों है। एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि किसी को पेन हुआ, उसने पेन किलर ली एंड पेन किलर लेते रहते हैं एंड पेन किलर के साथ में काफ़ी लोग जीते रहते हैं, पेन को अपनी लाइफ का पार्ट मान लेते हैं। पेन एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, जो भगवान ने हमें एज अ गिफ्ट प्रोवाइड किया है। पेन इज़ अ गिफ्ट, काइंडली नोट दिस लाइन, पेन इज़ अ गिफ्ट जो हमें दिया गया है। वो कैसे है वो मैं अभी समझाऊंगा। कि शरीर में कहीं पे भी कोई चोट लगी है, कोई टिश्यू इंजर हो गया है, नी जॉइंट है या शोल्डर जॉइंट है, कोई स्पोर्ट्स खेलते टाइम चोट लगी है, काफ़ी बार स्पोर्ट्स खेलते टाइम नहीं, अपने आप ही दर्द स्टार्ट हो जाता है जोड़ों के अंदर, तो वो पेन हो क्यों रहा है। तो गॉड ने हमें ये डिफेंस मैकेनिज्म दिया है। कभी कोई चीज़ इंजर होती है, कोई स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर, जैसे नी जॉइंट है तो नी जॉइंट में 20 स्ट्रक्चर हैं, तो उन 20 स्ट्रक्चर में से कभी कोई एक भी स्ट्रक्चर इंजर होगा तो वो एक इम्पल्स जनरेट करेगा, एक केमिकल रिलीज करेगा। वो केमिकल हमारी ब्रेन तक जाएगा नर्व के थ्रू एंड हमारी ब्रेन उसको एज अ सिग्नल परसीव करेगी। उस सिग्नल जो ब्रेन परसीव कर रही है, जो वहाँ से आ रहा है जोड़ से या जो भी स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, उसको पेन कहते हैं। वो दिमाग रजिस्टर करता है पेन को। बिल्कुल, दिमाग रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि पेन है यहाँ पे इस जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिमाग को वो सिग्नल जाता है वो कि यहाँ से पेन आ रहा है। तो वो सिग्नल क्यों जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है, वो ब्रेन को बोल रहा है कि आपको यहाँ इंजरी है, प्लीज़ इसे ठीक कीजिए, उसके बाद मुझे यूज़ कीजिए। इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। और जो मार्केट में अवेलेबल हैं लोशंस, ऑयल, पेन के ऑयल, वो पेन लगाते हैं, वो लोशन लगा, बोलते हैं मेरे को ये लगा के अच्छा महसूस होता है, दर्द ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया, मेरे लिए बहुत अच्छी दवा है जी। तो ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है। उसका रूट कॉज मालूम करना चाहिए, दरअसल आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल। दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं, जैसे बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है। बुखार भी सिग्नल देता है कि बॉडी के अंदर कोई रोग पनप रहा है जिससे बॉडी लड़ रही है। बिल्कुल। दर्द भी ये सिग्नल देता है दिमाग को कि कहीं कोई इंजरी है जिसको रिपेयर करने के लिए बॉडी काम करना चाहती है, इसलिए दर्द हो रहा है। बिल्कुल। तो दर्द और बुखार में दोनों एक श्रेणी में रखता हूं कि दिमाग को सिग्नल देते हैं देयर इज एन इंजरी और देयर इज सम इन्फेक्शन जिसको ठीक करना है। दिमाग को रिकॉर्ड कराते हैं, दिमाग को रजिस्टर कराते हैं इस बात को। फिर दिमाग एक्ट करता है, डॉक्टर के पास जाना है या पेन किलर खानी है, जो भी अपनी सोच के हिसाब से लोग फैसले लेते हैं। पर डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग महीनों तक, सालों तक आदी हो जाते हैं, मैं तो एनासिन खा लूँगा, मैं तो ये खा लूँगा, पेन किलर खा लूँगा, गोली क्रोसिन पेन किलर, ऐसे तो कई नाम है जो बिल्कुल। वैसे भारत में तो हर घर घर में डॉक्टर हैं जिसने खुद नहीं पढ़ी डॉक्टरी वो भी डॉक्टर है। तो लोग कहते हैं यार अच्छा दर्द है तो ये खा ले, और वो खा ले, दर्द ठीक हो जाता तो आदमी समझता मैं ठीक हो गया। हर दवाई की दुकान वाला डॉक्टर है। हाँ, दुकान वाला, घर वाले भी है, लेकिन वास्तव में वो ठीक होता नहीं है। आपका ये कहना ये है कि उसका रूट कॉज पता करो और रूट कॉज पर हमला करो, उसके रूट कॉज को खत्म करो। दर्द सिर्फ सिग्नल है, दर्द कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब अब कैसे आप डायग्नोज करते हैं ये बताएं। तो हम डायग्नोज करते हैं सबसे पहले कि दर्द आ कहाँ से रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो दर्द प्रोड्यूस कर रहा है, ये स्ट्रक्चर इंजर्ड है। फॉर एग्जांपल हम बैक पेन का एग्जांपल लें। आई थिंक जितने दर्शक सुन रहे हैं या तो वो खुद कभी ना कभी लाइफ में सफ़र कर चुके होंगे, या वो कम से कम हर इंसान 10 लोगों को जानता होगा जो बैक एक से
सफ़र परेशान, करता है, जी। या कुछ महीनों से, या कुछ लोग हैं जो बहुत सालों से बैक एक से सफ़र कर रहे हैं। एमआरआई कराते हैं, एमआरआई नॉर्मल आती है। बैक एक का क्या इलाज क्या करें, जाके फिजियोथेरेपी कराते हैं, आराम नहीं आता। काफ़ी पेशेंट्स में आता है, काफ़ी में नहीं आता। तो बैक एक अगेन एक डिजीज़ नहीं है, बैक एक अगेन एक सिम्टम है। बैक एक के 20, 30, 40 कॉजेज़ होते हैं। कभी कोई स्ट्रक्चर इंजर हो सकता है, उसकी वजह से बैक एक हो रहा है। कभी कुछ स्ट्रक्चर इंजर हो सकता है, उसकी वजह से बैक एक हो रहा है। एंड सिमिलरली सेम फॉर सब जॉइंट्स के लिए सेम चीज़ है। सर दर्द के लिए भी ऐसा ही है। हाँ, कुछ हाँ, ना कोई कुछ कोई ना कोई बीमारी है जी। बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज, सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी ट्रीटमेंट के अंदर पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो काफ़ी बार नहीं हो पाता, एंड वही कारण है कि लोग सालों साल दर्द से परेशान रहते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके दर्द के कारण का पता करना, दैट इज़ आपका एक पिन पॉइंट डायग्नोसिस बनाना। आपका एक पिन पॉइंट डायग्नोसिस बनाना, आपका 50% ट्रीटमेंट इसी में लाई करता है। उसके बाद अगर आपका एक पिन पॉइंट डायग्नोसिस बन गया है, जिसमें एक तो हमने इंजरी किस चीज़ की है वो पता लगाया, दूसरा इंजरी की ग्रेडिंग कितनी है, माइल्ड है, ज़्यादा मॉडरेट है, कि ज़्यादा है, नहीं ये तो काफ़ी टूट गया है, इसमें तो सर्जरी ही लगेगी, तो वो डिसाइड करना। उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करना कि नहीं ये माइल्ड डिग्री है इंजरी की, इसमें हम केवल रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी करेंगे। दूसरा, नहीं ये मॉडरेट डिग्री है, ये रेस्ट फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होने वाला, बट इसमें सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं है। सो ये जो मॉडरेट वाली जो कोर एरिया है, ये है जो हमारे पूरे फील्ड के अंदर आता है, जिसका ट्रीटमेंट वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक से किया जा सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन एक टर्म है, रीजनरेटिव मेडिसिन जी। तो रीजनरेटिव मेडिसिन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कहीं बॉडी में किसी स्ट्रक्चर के अंदर डीजनरेशन हो गया है, वो स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है। जब हम छोटे होते हैं, 15-20 साल के छोटा बच्चा होता है, उसको चोट लगती है, उसके अंदर अपने आप हील हो जाती है, बिकॉज बॉडी की रीजनरेटिव कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, हम जितनी हमारी एज कम होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी की रीजनरेशन कैपेसिटी कम होती जाती है, और डीजनरेशन बिकॉज ऑफ एज बढ़ता जाता है। तो अब ये रीजनरेशन और डीजनरेशन के अंदर एक इम्बैलेंस हो जाता है। तो बच्चों में तो वो बॉडी अपने आप टेक ओवर कर लेती है, तो बड़ों में जो ये इम्बैलेंस हो गया रीजनरेशन डीजनरेशन के बीच में, इसमें हम रीजनरेटिव मेडिसिन का रोल आता है। तो रीजनरेटिव मेडिसिन में बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं, उनमें से एक है पीआरपी इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। मैं श्योर हूं कि काफ़ी दर्शकों जो अभी सुन रहे हैं उन्होंने सुना होगा कि हेयर लॉस के लिए पीआरपी इंजेक्शन करते हैं। तो सिमिलरली टेंडन इंजरी, टेनिस एल्बो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कंधे के मांसपेशी का थोड़ा फट जाना, पार्शियल टियर होना, नस का यहाँ पे दब जाना, यहाँ टेंडन का पार्शियल टियर होना, ऐसी एंकल के अंदर इंजरी होना, नी के अंदर इंजरी होना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर स्ट्रक्चर टूटा है, बट थोड़ा टूटा है, जो अपने आप तो ठीक नहीं होगा, बट इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं है। तो उन केसेस में हम सोनोग्राफी या तो पहले करके डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड करके, अल्ट्रासाउंड करते हुए जहाँ पे चोट लगी हुई है वहाँ पे एक छोटी सी नीडल डालते हैं। ये पेनलेस प्रोसीजर होते हैं, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होते हैं। इसमें पेशेंट को कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। पेशेंट सुबह आता है, उसका इंजेक्शन किया जाता है, और इंजेक्शन करने के बाद वो थोड़ी देर में ही अपने घर वापस चला जाता है जी। तो सोनोग्राफी में देखते हुए हम उस स्ट्रक्चर में जाते हैं जहाँ पे चोट लगी हुई है, टियर है, जो कुछ भी है, और उसमें हम जाके वहाँ पे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी को डिपॉजिट कर देते हैं। तो पीआरपी जो होता है वो बॉडी के प्लेटलेट्स उसके अंदर होते हैं बहुत सारे, जो हमने बॉडी के प्लेटलेट से काफ़ी बार उसको ज़्यादा बढ़ा के उसी चोट के अंदर वापस डाल दिया है। उसी आदमी का प्लेटलेट होता है? बिल्कुल, उसी के खून से निकाला हुआ? बिल्कुल, उसी आदमी का प्लेटलेट उसी खून से निकाला हुआ, जो पेशेंट के आने के बाद वहीं पे बनाया जाता है, एंड उसी की बॉडी की कैपेसिटी को यूज़ करते हुए उसी की बॉडी को रीजनरेट करते हैं। तो इसमें कोई मेडिकेशन यूज़ नहीं हो रही है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एंड प्रोवाइडेड हम सोनोग्राफी में देखते हुए करें, प्रोवाइडेड करने वाला इस चीज़ का एक्सपर्ट हो, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने पर्सनली खुद 1500 से ऊपर पीआरपी इंजेक्शन किए हैं, एंड अगर आपने पेशेंट को सही सेलेक्ट किया है तो इसके एक्सीलेंट रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर, प्लाज्मा रिच, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसका इंजेक्शन देते हैं पिन पॉइंटेड उस जगह पर जहाँ इंजरी है, जहाँ टियर है, और उस जगह से वो करते हैं। डॉक्टर साहब, उसी व्यक्ति का खून निकालते हैं, उसी से प्लाज्मा निकालते हैं, प्लेटलेट्स निकालते हैं,
और प्लाज्मा बना के उसको, आपने कहा कि उसको कई गुना बना के और फिर वहीं इंजेक्ट करते हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, जो मैंने समझी है मनुष्य की शरीर के बारे में, जो समझ है मेरी, कि जो हमारी रगों में जो खून बहता है वो भी ये काम करता है कि वो छोटी मोटी टूट फूट को रिपेयर करता चला जाता है। पर आमतौर पे कई जगह ऐसी होती है जहाँ वो खून नहीं पहुँचता, या उस खून का प्लेटलेट्स नहीं पहुँचते, प्लाज्मा नहीं पहुँचता। जो आपने ये किया कि उस खून से निकाला और उस पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई किया कि शायद नस वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, खून वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, आपने पहुँचा दिया। ठीक है ना, ये समझ पाया मैं आपसे। तो जहाँ रिपेयर होने की ज़रूरत है वहाँ रिपेयर होने के लिए वो प्लाज्मा पहुँच गया। डॉक्टर साहब, ये तो एक तरह का इंजेक्शन हुआ। बीमारी जिनकी चर्चा हुई जो आप ठीक कर सकते हैं इस विधि से, नई जो भी स्पोर्ट्स को लेके, रेडियोलॉजी को लेके, मस्कुलो स्केलेटन जो आपकी तरीका है डॉक्टर साहब, और कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं? ये तो एक हो गया प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, और क्या इंजेक्शन हो सकते हैं? और वो क्या बॉडी से बनाते हैं सब, या दूसरे केमिकल से और दूसरी दवाइयों से बनते हैं? तो आपने फिर बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एंड इससे पहले कि मैं आपके सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर करूं, मैं आपने जो मेंशन किया कि हम इंजरी जहां पे होती है वहां पे प्लेटलेटेड प्लाज्मा डिपॉजिट करते हैं, और खून में भी प्लेटलेट्स होते हैं, बट हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये ज़्यादा काम क्यों करता है? तो इसके लिए हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी हमें चोट लगी, सब दर्शक जो देख रहे हैं सबको कभी ना कभी चोट लगी होगी, कट लगा होगा, कहीं घाव हो गया होगा छोटा, तो वो अपने आप हील हो जाता है, बॉडी अपने आप उसको हील कर लेती है, नई टिश्यू हील हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक एक्यूट इंजरी है, वो फ्रेश इंजरी है। जब इंजरी फ्रेश होती है तो बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बॉडी अपने आप उसको हील करती है, वहाँ खूब सारा ब्लड जाता है, प्लेटलेट्स जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स जाते हैं, एंड अपने आप हीलिंग हो जाती है। वो बरसों से सुनते आए घरों में लोग, जब चोट लगती है तो अरे जवान खून है, अभी ठीक हो जाएगा 2 दिन में। बिल्कुल। और बूढ़ों को ऐसी बात नहीं कही जाती। बिल्कुल। और कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी, उसके पीछे साइंस है, जो इन्होंने कहा उसके पीछे साइंस है। तो बट कोई जब इंजरी पुरानी हो जाती है, 2.5-3 महीने से पुरानी इंजरी हो जाती है, तो उसमें धीरे धीरे बॉडी भी गिव अप कर देती है। जैसे कोई टेनिस प्लेयर है तो वो डेली टेनिस खेलता है, वो डेली अपने टेंडन को इंजर करता है, तो एक पॉइंट के बाद बॉडी भी गिव अप कर देती है, और क्रोनिक इंजरी के अंदर हीलिंग रुक जाती है, बॉडी हीलिंग करना छोड़ देती है कि ये मेरे बस की नहीं है, मैं इसको हील नहीं कर सकती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट का ही ब्लड ले रहे हैं, तो क्रोनिक इंजरी में ब्लड सप्लाई भी वहाँ रुक जाती है, कम हो जाती है, और प्लेटलेट्स भी कम जाते हैं जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो हम पेशेंट का ही ब्लड ले रहे हैं, उसको प्लेटलेट सेपरेट करके प्लेटलेट को 5-6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो बॉडी में ऑलरेडी कंसंट्रेशन में था, तो वो एक पेट्रोल की तरह काम करेगा। अब एक वो जो पुरानी क्रोनिक इंजरी है, वो आप एक मान लीजिए कि पुराना स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसमें हम एक इंजेक्शन लगा के किक मार के स्कूटर को वापस किक स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ में पीआरपी डाल रहे हैं जो एक पेट्रोल की तरह काम करेगा। तो वो स्कूटर हीलिंग होके वापस अपना टेंडन टाइम के साथ में हीलिंग वापस स्टार्ट हो गई है, प्लेटलेट मिल गए हैं उसको जो फ्यूल का काम करेंगे रिकवरी के लिए। डॉक्टर साहब, 1 मिनट में रोकना चाहता हूँ कि ये प्लेटलेट्स का क्वांटम भी इंजरी की उसके हिसाब से तय होता है कि इस आदमी को इतने प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा देना है, इसको इतना देना है। हाँ। क्योंकि इंजरी इतनी बड़ी है, छोटी है, कम है, पुरानी है, नई है, इस हिसाब से इसको क्वांटम तय करते हैं क्या? यस, आपने फिर बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे लग रहा है मैं एक दूसरे डॉक्टर से ही बात कर रहा हूँ। जी जी। तो डिपेंडिंग ऑन कि इंजरी जो हम शुरू में ग्रेड करते हैं कितनी है, बहुत कम है कि ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है तो सर्जरी होती है। बट जो हमारी रोल जिस इंजरी के अंदर आता है उसको भी हम डिवाइड करते हैं कितनी इंजरी है, तो उस पर डिपेंड करते हुए डिसाइड होता है कि इसको एक सिंगल पीआरपी का इंजेक्शन लगेगा कि 2 लगेंगे 2 हफ्ते बाद, कि 2 हफ्ते बाद एक और लगेगा। तो पेशेंट्स को 1 से लेकर 4 तक पीआरपी इंजेक्शन के बीच में कहीं पे भी लग सकते हैं, बट वो सब डिपेंड करता है कि बेसिक जो सीवियरिटी ऑफ इंजरी थी वो कितनी है, और हमको कितनी ज़्यादा हीलिंग कॉज करनी है, उसी पे डिसाइड करें, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। ये दवा का क्वांटम डिसाइड करते हैं, दिन में 2 बार लेनी, 3 बार लेनी, 7 दिन लेनी, 10 दिन लेनी, उसी तरह आपने ये भी एक देसी भाषा में बात करें तो ये एक तरह की बात है। यस डॉक्टर साहब, ये 2-3 बीमारियों की बात चली थी। एक तो फ्रोजन शोल्डर, बिल्कुल। इस फ्रोजन शोल्डर का क्या मतलब और क्या इलाज? तो फ्रोजन शोल्डर
जिसको हिंदी में आम फ्रीज हो जाता है शोल्डर। बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। आम भाषा में इसको कहा जाता है कि कंधा जम जाना, कंधा जम गया, मेरा कंधा नहीं हिल रहा है। तो फ्रोजन शोल्डर पे हमने रिसेंटली एक नई टेक्निक भी इजाद करी है। सुना आपके नाम से ही है वो टेक्निक दुनिया में? हाँ जी, वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हुई है वो टेक्निक। एंड मैं मेरे कलीग हैं ब्रिटेन के डॉक्टर राजेश बोचू, उन्होंने और हमने इस पे साथ पे काम किया था। तो इस टेक्निक का नाम है गौरव बोचू टेक्निक। तो इस टेक्निक में जिन पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो फ्रोजन शोल्डर के अगेन काफ़ी पेशेंट्स 60-70% पेशेंट्स फिजियोथेरेपी से अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर में बेसिकली होता क्या है कि जो कंधा है, कंधे की कैप्सूल होती है। अगर आप देखेंगे तो शरीर में सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारे कंधे पे, शोल्डर जॉइंट पे होता है। तो अगर मूवमेंट इतना है तो कैप्सूल भी बहुत उसकी लूज होती है, वो मूवमेंट को अलाउ करती है। बट फ्रोजन शोल्डर जो यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में पाया जाता है, और किसी को भी हो सकता है, कई बार छोटी सी चोट लगने के बाद में चालू हो जाता है डिजीज़, और ये डिजीज़ 1 से 1.5 से 2 साल तक पेशेंट में परसिस्ट कर सकता है। तो इसमें धीरे धीरे वो जॉइंट की कैप्सूल छोटी होने लग जाती है और सिकुड़ने लग जाती है, और कैप्सूल सिकुड़ेगी तो आप मूवमेंट कर नहीं पाएंगे बिकॉज कैप्सूल छोटी हो गई है। तो इसमें हम एक सोनोग्राफी में देखते हुए एक इंजेक्शन करते हैं। गौरव बोचू टेक्निक में एक छोटी सी सुई डालते हैं जो जॉइंट के अंदर जाती है आगे की तरफ से, और जो जॉइंट जो सिकुड़ गया है पूरा, उसको हम जॉइंट को वापस पूरा फुला देते हैं और डिस्टेंड कर देते हैं। पहले ये प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर में होता था पेशेंट को बेहोश करके। अब ये प्रोसीजर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में, सोनोग्राफी में देखते हुए, पेशेंट से बात करते हुए 15-20 मिनट प्रोसीजर करके पेशेंट को 1 घंटे में वापस घर भेज देते हैं। एंड पेशेंट जो इतना सा मूवमेंट लेके आए थे, वो इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद इतना तक भी मूवमेंट हो जाता है, एंड 2 से 3 दिन के अंदर पूरा मूवमेंट उनका वापस आ जाता है। जी, आपने वो जो चीज कड़ी हो गई उसको खोल दिया वापस। बिल्कुल, जो सिकुड़ गया था उसको वापस हम खोल दिया वापस, खोल देते हैं। और नेचुरल तरीके से जो नेचुरल ग्रोथ में होती है बॉडी के अंदर, वैसा बना दिया, लगभग वैसा बना दिया। राइट, एग्जैक्टली बन पाए ना बन पाए, लगभग वैसा बना दिया कि कंधे के मूवमेंट के लिए जितनी जरूरत है स्पेस की, उतनी स्पेस क्रिएट कर दिया आपने वापस। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये टेनिस एल्बो बड़ी फेमस बीमारी है। टेनिस खेलने वालों को भी होती है, नहीं खेलने वालों को भी होती है टेनिस एल्बो। बहुत कम लोग जानते हैं कि नहीं खेलने वालों को होती है, पर मैं जानता हूं कि खेलने वालों को भी होती है, नहीं खेलने वालों को भी होती है। यस, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें मैं एक बात वापस बोलना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स इंजरी, जो टर्म है स्पोर्ट्स इंजरी, ये एक्चुअली नॉन स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा पाई जाती है जी। जो अगर हम बोलें इंसिडेंस, मतलब अगर 200 स्पोर्ट्स पर्सन है तो शायद 50 स्पोर्ट्स पर्सन में इंजरी मिल जाएगी, बट नॉन स्पोर्ट्स पर्सन की पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा है। तो अगर 2 लाख पॉपुलेशन में से 1000 को मिल रही है तो वो स्पोर्ट्स इंजरी स्पोर्ट्स पर्सन में ज़्यादा कॉमन होती हैं, बट वही स्पोर्ट्स इंजरी नॉन स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर भी काफ़ी कॉमनली पाई जाती हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में टेनिस एल्बो, मैंने स्पोर्ट्स पर्सन में, मेरे जो पेशेंट्स मैंने देखे हैं, 20% पेशेंट स्पोर्ट्स पर्सन थे एंड 80% पेशेंट्स हाउस वाइफ्स थी, जो घर के अंदर झाड़ू लगाती रहती हैं, काम करती रहती हैं, आटा लगाती रहती हैं, एल्बो के बहुत मूवमेंट होते हैं। तो टेनिस एल्बो, फिर हील में पेन होना, पीछे हील में पेन होना, ये अगेन हाउस वाइफ्स के अंदर, मिडिल एज लेडी के अंदर बहुत कॉमन है कि पीछे हील का पेन बताती हैं। तो इसमें टेंडन, हील का टेंडन का टियर हो जाता है, और टेनिस एल्बो में ये मांसपेशियां हैं, ये यहाँ पे हड्डी पे जुड़ती हैं, इनके टेंडर का टियर हो जाता है ओवर यूज की वजह से। ओवर यूज मतलब आप एग्जाम्पल लें, हम किसी रस्सी को अगर बार बार खींचते रहेंगे, उसको रगड़ते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, तो एक पॉइंट के बाद वो रस्सी घिसना शुरू हो जाएगी। तो एग्जैक्टली टेंडन एक रस्सी की तरह है जो ओवर यूज करने की वजह से वीक हो जाती है, और हम उसको फिर भी यूज करते रहते हैं तो वो टूटने लग जाती है, इंजरी कॉज करती रहती है निरंतर। हाँ, उसको क्रोनिक रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा या ओवर यूज इंजरीज कहते हैं जी। तो स्पोर्ट्स पर्सन में ज्यादा कॉमन इसलिए होती हैं बिकॉज वो रिपीटेटिव सेम मूवमेंट एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में करते रहते हैं, एंड हाउस वाइफ्स भी वही रिपीटेड सेम मूवमेंट दिन रात अपने घर में करती रहती हैं। तो टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट के लिए मैंने पर्सनली 110 से ऊपर टेनिस एल्बो के प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस किए हैं, एंड टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट के लिए 95% ऑफ केसेस के अंदर सर्जरी की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी जी। पीआरपी इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस के टेनिस एल्बो में एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ पेशेंट्स रिकवर कंप्लीटली, एंड दे कैन इवन अपने स्पोर्ट्स खेलने वापस जा सकते हैं। कुछ प्लेयर रहे हैं मेरे जो प्रोफेशनल तबला प्लेयर रहे हैं, कोई
टेनिस खेलता था, बहुत सारी हाउसवाइफ्स थी एंड सबका पेन चला गया है एंड सब अपने नॉर्मल दिनचर्या एंड नॉर्मल स्पोर्टिंग एक्टिविटी पे वापस आ गए। डॉक्टर साहब, घुटने का दर्द एक बहुत बड़ी कॉमन समस्या है। घुटने कटकट बोलते हैं, फिर घुटनों को लोग सोचते हैं कि यार घुटने बदलवा के आ जाओ जाके, बुढ़ापा आ गया घुटने बदलवा लो। तो वो घुटने बदलवाना जरूरी नहीं है क्या, अगर आपकी तकनीक से इलाज करा सकें? तो मेरी टॉक में एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि जो पेशेंट रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकते हैं वो रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी से ठीक होने चाहिए। जो पेशेंट को मॉडरेट ग्रेड ऑफ इंजरी है वो रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी ट्राई कर चुके हैं बट ठीक नहीं हो रहे, वो पेशेंट्स इंजेक्शन से ठीक हो सकते हैं। बट जिनको हाई ग्रेड ऑफ इंजरी है उनकी आप सर्जरी अवॉइड नहीं कर सकते। जी जी। तो जैसे कि जिन पेशेंट्स की बिना सर्जरी ठीक हो सकते हैं उनमें सर्जरी करना गलत है, वैसे ही जो पेशेंट सर्जरी से ठीक हो सकते हैं सर्जरी से ही ठीक होंगे, उनको सर्जरी नहीं करना और रोक के रखना, इंजेक्शन लगाना, बैठे रहना, मतलब ये वो भी वैकल्पिक थेरेपी नहीं है, ये थेरेपी का एक स्टेज है। बिल्कुल। कि इस लेवल की इंजरी है तो इस थेरेपी ठीक हो सकती है, फिजियोथेरेपी ठीक हो सकती है, उससे ज़्यादा ग्रेविटी अगर इंजरी की है तो आपकी इंजेक्शन से ठीक हो सकती है, उससे भी ज़्यादा है तो फिर उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मतलब वो ग्रेड्स हैं अलग अलग, और वो कौन सी चीज़ किस पद्धति से ठीक हो सकती है उसको एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यस, उसका डायग्नोस करना कि यार ये जो इंजरी का लेवल है, इंजरी की उम्र है, जो ग्रेविटी है, वो मेरी पद्धति ठीक हो जाएगी या नहीं होगी, फिजियोथेरेपी ठीक हो जाएगी तो मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, या मेरे इंजेक्शन से भी ठीक नहीं होगी तो फिर आपको सर्जरी की जरूरत है तो वहां भेजेंगे आप। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। तो वो घुटने में क्या कुछ घुटने में भी संभव है कि घुटने बदलवाने के पहले अगर कम डैमेज हुआ हो, कम घिसी हो घुटने की हड्डियां, तो वो आपके इंजेक्शन से प्लेटलेट प्लाज्मा से ठीक हो सकती हैं? इज इट सो? मैं बताता हूँ। तो घुटने का जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बहुत कॉमनली एल्डरली पॉपुलेशन में पाया जाता है। आजकल जो मिडिल एज्ड लोग हैं उनके अंदर भी इसका अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको कहते हैं वो पाया जाने लग गया है। तो नी रिप्लेसमेंट जो है वो जिनको एडवांस्ड ग्रेड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नी रिप्लेसमेंट है। बट वो पेशेंट्स जिनके अंदर कार्टिलेज घिस गई है, आगे टखने की बोन की कार्टिलेज घिस गई है, या फिर अर्थराइटिस है पूरे घुटने का बट अर्ली स्टेज है, ग्रेड स्टेज 1 या स्टेज 2 है, या फिर 40 की एज में या 45 की एज में अर्थराइटिस चालू हो गया है, वो 45 की एज में तो नी रिप्लेसमेंट नहीं करवा सकते क्योंकि नी रिप्लेसमेंट जो इम्प्लांट लगता है उसकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है। तो आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी चालू हो गया अर्थराइटिस, उनके अंदर हमारा एम है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को जितना पोस्टपोन कर सकें, पेशेंट को जितनी पेन फ्री लाइफ देके उतना करें। दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जो 60-65 साल के हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है बट माइल्ड है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, उनके अंदर सर्जरी की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी अगर वो टाइमली एक्शन एटलीस्ट स्टेज 1 स्टेज 2 में लेना शुरू कर दें। जी। तो वो इंजेक्शन, उसमें इंजेक्शन है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंजेक्शन होते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस की। हम उसमें या तो पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन लगा सकते हैं या फिर पेशेंट की खुद की बोन मैरो भी ले सकते हैं। तो रीजनरेटिव मेडिसिन में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन, बोन मैरो एंड स्टेम सेल, ये सब आता है। तो बोन मैरो मतलब हड्डी में मज्जा निकालना। हाँ, हड्डी में नील डाल के उससे मैरो निकालते हैं एंड वो घुटने के अंदर वापस सोनोग्राफी में देखते हुए घुटने में वापस डाल देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। हाँ, तो उससे वापस कार्टिलेज जो घिस गई है वो बननी शुरू हो जाती, वो नई बनती है एक तो, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो और घिसेगी आगे पीरियड आने वाले टाइम के अंदर, उसका घिसना, उसका इरोजन, उसका डिस्ट्रक्शन स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। साथ ही साथ आप फिजियोथेरेपी करें तो मसल्स भी स्ट्रांग हो जाती हैं एंड ओवरऑल एक्सीलेंट रिजल्ट्स आता है। डॉक्टर साहब, मैंने तो आपसे पहली बार जाना कि बोन मेरो का ये भी इस्तेमाल है। मैं तो ब्लड कैंसर में ही जरूरी समझता था बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। स्टेम सेल भी करते हैं। स्टेम सेल तो खैर वो एक बिल्कुल ही नई पूरी तकनीक है। उसी बोन मैरो को लेते हैं, मशीन में प्रोसेस किया जाता है जी। और स्टेम सेल तैयार होते हैं एंड वापस हम नी जॉइंट के अंदर या जहां भी इंजरी है वापस उसको डाल देते हैं। डॉक्टर गौरवकांत शर्मा ने बिल्कुल अभिनव, एकदम नई पद्धति, नई बात बताई है हमको, और जितना बड़ा महासागर है अनुसंधान का, नई नई खोजों का, नई तकनीकों को तैयार करने का, उसमें
ये समय बहुत कम है जिसमें हम पूरी बात सुन पाते, कह पाते, लेकिन इतना ज़रूर है कि डॉक्टर साहब की बात से हमें ये भरोसा जाग जाता है कि बहुत सारी बीमारियों में चीर फाड़ जरूरी नहीं है। बीमारियां नहीं है, दरअसल ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे काम करते रहने की वजह से शारीरिक क्षरण है एक तरह का ये। और इस शारीरिक क्षरण को, डैमेज को कंट्रोल करना, डैमेज को रिपेयर करना, डैमेज को वापस पूर्ववत बना देना चीज़ों को, ये भी पद्धति है। और उसमें कैसे बॉडी के स्टेम सेल, कैसे बॉडी की अपनी खुद की बोन मेरो, कैसे हमारा खुद का प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब वापस काम आ सकते हैं और किसी बाहरी तत्व की, केमिकल की ज़रूरत के बिना भी हम ठीक हो सकते हैं। बहुत सारी बातें बताई डॉक्टर साहब ने। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि पेन किलर लेकर आप रेस्ट नहीं कर सकते, आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि आपकी बीमारी ठीक हो गई। बीमारी का रूट कॉज जो है उसे जानिए, उसका डायग्नोज कराइए और उस पर पिन पॉइंटेड इलाज की भी पद्धति विकसित हो गई है। अगर डायग्नोज पिन पॉइंटेड हो जाता है तो पिन पॉइंटेड इलाज कराइए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया A1 TV के स्टूडियो में आने के लिए, इतनी नई नई बातें बनाने के लिए। महात्मा गांधी अस्पताल में ये सुपर स्पेशलिटी मौजूद है और आप राजस्थान में अकेले डॉक्टर हैं, बेल्जियम में, स्पेन में, सब जगह इसका अध्ययन करके आए हैं। और उसके बाद आपने खुद ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो दुनिया में आपके नाम से जानी जाती है, आपके पार्टनर के नाम से जानी जाती है। और आप देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली में है, जिसमें ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ी, क्रिकेट की टीम के खिलाड़ी इलाज कराने आते हैं, वहाँ भी आप 2-3 साल काम करके आए। आपके इस अनुभव का लाभ राजस्थान को ही नहीं, पूरे देश की जनता को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया A1 TV में आने के लिए। हेलो डॉक्टर में नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।